हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट बुक का डेली मॉक टेस्ट का सेट नंबर 49। ठीक है, इससे पहले अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को आप देखा कीजिए। साथ ही साथ हम होमवर्क भी देखेंगे, कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड्स आप लोगों का कमेंट्स देख कर कि आप लोग ये सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं और आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल भी रहा है। तो बस इसी तरह से आगे भी अपना ये होमवर्क का सीरीज़ कंप्लीट करते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए, कल 20 मार्च है, आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी है। हिस्ट्री में महाजनपद और जैन धर्म सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से चल रहा है, तो आप इसको रिवीजन के फोकस करते हुए चलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने इस टॉपिक्स को कवर कर चुका है। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी में बात करें तो प्रमुख परियोजना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रमुख परियोजना से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है अपने इस चैनल पर, चाहो तो आप देख सकते हो। लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 115 में देखने को मिलेगा। उपराष्ट्रपति यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। क्लियर। देखिए बायोलॉजी में क्या है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए गए, सबसे लास्ट टॉपिक है ये, तो आप इसको पढ़ करके ख़त्म कीजिएगा। और कल हम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए। जो भी आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि क्या आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो कृषि उत्पाद बोर्ड यहाँ पे बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटा सा यहाँ पे मैं टॉपिक दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स से मैं आपको बता दूं कि मैं करंट अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। तो मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर्स को आप रिवीजन करते चलिए, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं आप यहां पे करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लीजिएगा खुद से। देखिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आपको पढ़ना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप जुलाई 2020 को फिर से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, जुलाई 2020 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से रिविज़न करके फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है। तो यही रहने वाला, कल का होमवर्क अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के किस एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो कि 1919 को कहा जाता है। ऑप्शन बी को टेक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गोलमेज सम्मेलन जो था, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन चले थे 1930 से लेकर के 1932 तक, 30, 31, 32, यानी कि 1932 में जो हुआ वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित एक पॉइंट्स आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, और अगर पूछ ले आपसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन था ये कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट क्या था, तो 17 नवंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 17 नवंबर 1932। इतनी सारी चीज़ें को याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, पुस्तक और लेखक के साथ मैच करना है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करके देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक कह सकते हैं कि वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई है। तो यानी ए का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको पता है, तो बी का 3 के साथ, तो बी का 3 के साथ आगे दोनों मिल रहा है। चलिए लाइफ डिवाइन की बात करें तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष कह सकते हैं, श्री अरविंद, यहाँ पे सी का 2 के साथ, तो सी का 2 के साथ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के जो मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? कई बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया कि पहले मूल संविधान में 7 जो मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार कह सकते थे, लेकिन एक को हटा दिया गया था। संपत्ति के जो मौलिक अधिकार थे इसको समाप्त कर दिया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन।
वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की तरफ से आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जा रहा है, जो कि बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट हर सैटरडे को 11 बजे मॉर्निंग में होता है, और उसी तरह से आपको बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होता है हर संडे को मॉर्निंग में 11:30 बजे। बीपीएससी के एडुकेटर्स के थ्रू आपको ये सारे क्वेश्चंस अरेंज किए जाते हैं, पेपर का एनालिसिस कराया जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिस्कशन कराया जाता है। अगर आपने इस ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 15। कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा जो है वो कह सकते हैं कि मोंटागोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में ये स्थित है, और इसके खोजकर्ता के रूप में हम लोग दयाराम साहनी को जानते हैं, जो कि 1921 ईस्वी में खोज की गई थी। और किसके नेतृत्व में ये उत्खनन कार्य किया गया था? तो कह सकते हैं कि जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में ये उत्खनन कार्य किया गया था 1921 में। अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज की गई थी लोथल, और लोथल जो कि बंदरगाह नगर था हड़प्पा सभ्यता का, गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति कैसी थी? उचित समतावादी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग, ठीक है, सिंध का बाग या फिर सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? और आपको पता है कि इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या है? मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। सी को टिक करेंगे, त्रिभुजाकार। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगम समाधान के साक्ष्य मिले? ठीक है, युगल समाधान के साक्ष्य मिले। क्या होगा सही आंसर? युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से। ठीक है, लोथल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य जो शामिल है, किस आर्टिकल में? तो आपको पता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर अनुच्छेद 51 के क में, यानी भाग 4 के क में जोड़ा गया था इसको, भाग 4 के क में 51 के क के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा, अगर पूछ ले कि किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया था मूल कर्तव्य। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के तट पर। झेलम के युद्ध या फिर कह सकते हैं वितास्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, अगला प्रश्न, उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा गोपाल, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, एक छोटा सा पॉइंट भी लिखा गया, उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे, स्थापना कह सकते हैं कि प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। अरब के लेखकों ने इसकी चर्चा अदबंद के नाम से की है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया। मोडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार, तो मूल कर्तव्य मैंने आपको ऊपर बताया था, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। चलिए, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? किस राज्य की आबादी जो कि अधिकतम थी, या फिर कह सकते हैं कि वर्तमान में भी है? तो सबसे अधिक आबादी जो है उत्तर प्रदेश की, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे बिहार आता है, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन
सी को टिक करेंगे। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या में सिक्किम होता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो सिक्किम ही है। और सबसे कम घनत्व के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व के अकॉर्डिंग, जनसंख्या मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का 1106। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों का कौन सा स्थान है। तो जस्ट हमने ऊपर में देखा था कि सबसे टॉप पे जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे बिहार पड़ता है, यानी कि तृतीय स्थान पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है। छोटे क्रम आपको बताना है, सबसे छोटे राज्यों का क्रम जनसंख्या की दृष्टि से। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने देखा था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम होता है। पहला तो हमारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम से स्टार्ट ही किया गया और स्टार्टिंग और सिक्किम से नहीं है। तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये हमारा होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, करेक्ट आंसर होगा नाहवा सेवा बंदरगाह। नाहवा सेवा बंदरगाह को पहले जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता था और ये मुंबई के दक्षिण में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मुंबई को। क्लियर, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डॉक कहाँ स्थित है। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव कहाँ स्थित है, कहाँ पड़ता है। तो ये मुंबई में पड़ता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है। तो ये गुजरता हम कह सकते हैं कि बनिहाल दर्रे से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो बच्चों में जो होने वाला मरासमस है, ठीक है, मरासमस जो था वो प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरित किया जाता है। मलेरिया मैं आपको लगातार 3 दिन से बताते आ रहा हूँ कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, जबकि डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण होता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो मलेरिया हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है, एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा होता है, और वो कौन सा है, तो ये कह सकते हैं लेड, यानी कि पीबी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न कि पुष्प के जनन चक्र हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं, तो पुष्प के कुल 4 जनन चक्र होते हैं, जिनमें से हम यहाँ पे 2 कह सकते हैं, पुमंग और जयांग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पुमंग और जयांग। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 8 मई को हम कह सकते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। ठीक है, 1863 में इसकी स्थापना की गई थी हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि सीएनजी से क्या आशय है, यानी कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न कि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी जो है इसका संबंध कह सकते हैं कि व्याकरण से है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा, तो हिंडनबर्ग रेखा का संबंध कहाँ से होगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट वन, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी। औद्योगिकरण की जो रणनीति थी किस योजना का अंग था,
तो उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण, आपको पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफ़ी ज़्यादा उद्योगों की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था। वीके चतुर्वेदी कमेटी ने किससे संबंधित कार्य किया था? तो ध्यान रखेंगे वीके चतुर्वेदी कमेटी का संबंध तेल क्षेत्र में कीमत सुधार, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़कर के बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। दोनों डेटों को अच्छे से याद रखिएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि भारत में मौद्रिक और साख नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ जाता है कि मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, साख नीति का निर्माण कौन करता है। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाई जाती है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, सी को टिक करेंगे, 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स के जनवरी 2021 के अभ्यास स्काईरॉस को अंजाम देने की योजना कहाँ बनाई गई थी? तो ये योजना बनाई गई थी जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न के किस राज्य ने जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार 2019 के वार्षिक आयोजन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार जीता है? बताइए। तो ये पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश ने, ए को टिक करेंगे। कल सैटरडे है, तो आपको पता है कि सैटरडे को हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास होता है, तो कल करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला और एकमात्र त्रिसेवा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, सी करेक्ट होगा। हाल ही में अदन हवाई अड्डे पर एक घातक हमला किया गया था। अदन शहर कहाँ स्थित है? अदन शहर कहाँ पड़ता है? यमन में। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अदन हवाई अड्डे पर घातक हमला किया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। हाल ही में जनवरी 2021 को भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लियोन मेडोका। ठीक है, लियोन मेडोका गोवा से संबंध रखते हैं, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा 1 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र को जनवरी 2021 को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किए जाने के लिए केंद्र सरकार से अधिसूचित किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मटिकेतन शोला नेशनल पार्क, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि मटिकेतन शोला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने के लिए कौन सा देश 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? कौन सा देश? तो जापान। ठीक है, जापान जो है लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2021 को 2 दिवसीय एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 कहाँ से शुरू हुई? तो ये जनगणना कहाँ से शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश से। क्लियर, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में किस नदी में किस बांध पर विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण चल रहा है? मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। तो हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि दशक 2021 से 30 के लिए इसरो की योजना के अनुसार भारत का पहला सौर मिशन कब शुरू होने की उम्मीद है? कब शुरू होने की उम्मीद है? 2022 में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के रोजाना एक नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। क्यूज का क्वेश्चन जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, और सही नहीं है तो गलत क्या है, सही क्या है, सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।